इस तेज बर्फीली तूफान में चल रहा ये बच्चा इतना बदकिस्मत था कि एक ऐसे मैजिकल वर्ल्ड में पैदा होने के बावजूद जहाँ हर किसी के पास किसी न किसी तरह का मैजिक है, उसके पास कोई भी तरह का मैजिक नहीं होता। उसके खुद के परिवार वाले भी उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। अपने ही लोगों के ऐसे टॉर्चर से तंग आके एक दिन घर छोड़ के भाग जाता है। लेकिन बीच रास्ते में आए एक तेज बर्फीले तूफान की वजह से उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो बस अपनी मौत से कुछ ही सेकंड्स दूर था। पर उस वक्त इकी की मुलाकात एक ऐसे लेजेंडरी सामुराई से होती है जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन के बाद से उसने अपनी वो ताकतें जगाई जिसके टैलेंट के दम पे वो जापान की सबसे बड़ी मैजिक एकेडमी के अंदर एडमिशन ले लेता है, ताकि वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉम्पिटिशन 7 स्टार स्वॉर्ड फाइटिंग में हिस्सा लेकर एक मैजिक नाइट बन सके। और जब वो कुछ देर तक प्रैक्टिस करने के बाद वापस एकेडमी में लौटता है तो वहाँ पहले से एक लड़की मौजूद थी जो रूम का डोर लॉक करना भूल गई थी। इस लड़की का नाम है स्टेला वेमिलियन, जिसने हाल ही में जापान के मैजिक एकेडमी में एडमिशन लिया है। इकी उसे कहता है कि देखो प्लीज शोर मत करना, और वो अपने कपड़े उतारते हुए कहता है कि लो अब हो गया हिसाब बराबर। जो देख स्टेला बहुत जोर से चिल्ला देती है। अगले ही सीन में दोनों डायरेक्टर के ऑफिस में होते हैं, जहां वो इकी को अपने एकेडमी के रूल्स और डिसिप्लिन समझाते हुए बताती है कि तुम तो जानते ही होगे, इतने सालों से हागुन एकेडमी स्वॉर्ड आर्ट फेस्टिवल में इतना अच्छा परफॉर्म करती आ रही है। हर साल इस एकेडमी से कोई ना कोई बच्चा मैजिक नाइट बन के निकलता है। हम लोग यहाँ नाम कमाने में लगे हैं और एक तुम हो जिसने अपने एकेडमी के पहले दिन ही अपना नाम डुबा दिया। माफ करना, लेकिन ये बस एक छोटा सा हादसा था। मैं तो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। तब डायरेक्टर के कहने पर इकी स्टेला से माफी मांगता है तो वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, बस अपने स्वॉर्ड से गला काट लो अपना। इकी कहता है कि अबे जाना, क्या बकवास है, बस तुझे बिना कपड़ों में देखने के लिए अपनी जान दे दूं। इससे अच्छी लड़कियां तो ऑनलाइन मिल जाती हैं। जो सुन स्टेला गुस्से में आग बबूला हो गई होती है और अपनी फायर पावर से रिलीज करते हुए कहते हैं कि आज तो तू गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक प्रिंसेस की बेइज्जती करने की। खुद की जान बचाने के लिए डायरेक्टर जल्दी से वहां से कल्टी मार लेती है। अब इससे पहले कि स्टेला उसे जलाकर राख कर दे, इकी अपनी गलती मानते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं देखा, तुम काफी खूबसूरत हो इसलिए मेरी नजर तुमसे हटी ही नहीं, प्लीज माफ करना। जो सुन के स्टेला शर्मा गई और शांत हो जाती है। मामला शांत होने पर डायरेक्टर उन्हें अंदर आके बताती है कि अब से तुम दोनों रूममेट्स हो। मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट यानी स्टेला और सबसे वीकेस्ट इकी तुम, मैंने तुम दोनों को साथ में रखा ताकि बैलेंस बना रहे। स्टेला कहती है क्या बकवास है, मैं इस चपड़गंजू के साथ नहीं रह सकती, मुझे कहीं और शिफ्ट करो। वो चाहती तो नहीं थी पर डायरेक्टर के कहने पे उसे मानना ही पड़ता है। स्टेला कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो ये 3 शर्तें माननी पड़ेगी। पहली कि मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, दूसरी हमेशा अपनी आंखें बंद रखना, और तीसरी कमरे में कभी सांस मत लेना। अबे पागल, मुझे मारना चाहती है क्या, सांस तो लेने दे। नहीं, मुझे पता है तुम मेरी खुशबू लेना चाहते हो, इसलिए आपसे सांस लेना बंद। दोनों इस बात को लेकर लड़ी रहे होते हैं कि डायरेक्टर उन्हें कहती है अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है एक दूसरे से तो एक छोटी सी बैटल करके डिसाइड कर लो। स्टेला कहते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और इकी भी तैयार हो जाता है। लेकिन इस बैटल के लिए भी उसकी एक शर्त थी, जो भी ये लड़ाई हारेगा वो सामने वाले का जिंदगी भर गुलाम बन के रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। और अपने इकी के पास शर्त मारने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। तो अब डायरेक्टर के साथ वो दोनों बैटल एरिना में पहुंच जाते हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले ही स्टेला इकी को नीचा दिखाने की कोशिश तो करती है, पर उसने अपनी जिंदगी में इतना कुछ झेला है कि उसे इन सबसे फर्क ही नहीं पड़ता। बैटल स्टार्ट होते ही इकी अपने स्वॉर्ड इंतात्सु को समन करता है, और स्टेला भी अपने वेपन फ्लेमिंग लिवाथन को समन करते ही पहले अटैक करती है, जिसे इक्की ने किस तरह डॉज कर लिया होता है। वो फिलहाल अपने डिफेंसिव मोड में था और स्टेला के हर अटैक से बचते हुए बस उसे ब्लॉक करता है। शायद तुम जानते नहीं, पर मेरी स्वॉर्ड का टेम्परेचर 3600 डिग्री सेल्सियस है, इसके टच में भी अगर आ गए तो जल के राख हो जाओगे। तो इक्की कहता है कि हाँ, मैं देख पा रहा हूँ कि तुमने खुद को यहाँ तक लाने के लिए कितनी मेहनत की है। और इक्की स्टेला के ही टेक्निक का यूज करते हुए उस पर ही पलटवार कर देता है। असल में बात यह है कि उसके पास मैजिक न होने की वजह से आज तक किसी ने उसे कुछ नहीं सिखाया, तो उसने जो भी सीखा बस खुद के दम पे सीखा, एक तरह से कहा जाए तो कॉपी स्किल्स। और इसके अगले ही पल इक्की का एक अटैक स्टेला को लग ही जाता है, जिसे उसने डिफेंड कर लिया था। उसे समझ आ जाता है कि इस तरह तो वो इक्की से जीत नहीं सकती। तो स्टेला अपने फुल पोटेंशियल का यूज करते हुए अपनी सारी मैजिकल पावर्स को एक जगह पर इकट्ठा करके इक्की पर एक तेज वार करती है। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक उसे लगता, अचानक ही इक्की की स्पीड बहुत तेज हो जाती है, जो देख सबको हैरान होते हैं। और स्टेला के हर अटैक को डॉज करते हुए फाइनली इक्की अपना सबसे पावरफुल अटैक उस पर लैंड कर देता है और स्टेला हार जाती है। साथ ही साथ इक्की भी वहीं बेहोश होकर गिर गया होता है। अब कुछ देर बाद डायरेक्टर स्टेला से मिलने हॉस्पिटल में आती है और उसे इक्की के बारे में बताती है कि उसने अपनी पूरी ताकत एक बार में ही इस्तेमाल कर ली, इसलिए फिलहाल वो भी आराम कर रहा है। इक्की सिर्फ दिन में एक बार ही अपने फुल पोटेंशियल का यूज कर सकता है। स्टेला पूछती है कि मुझे बताओ कि ये चल क्या रहा है, इक्की के पास ऐसी ताकतें हैं, फिर भी उसे एफ रैंक क्यों दिया गया। तो डायरेक्टर बताती है कि हमें किसी का भी रैंक उनकी ओवरऑल एबिलिटीज के हिसाब से रखना होता है, न कि सिर्फ फाइटिंग एबिलिटी को देखकर। और असल में बात तो यह है कि अकेडमी वालों के पास ऐसी कोई मशीन ही नहीं है जो बिना मैजिक वाले इंसान का पावर लेवल बता सके, इसलिए अकेडमी की इज्जत बनाए रखने के लिए उसे एफ रैंक दे दिया गया है। ये सारी बातें जानने के बाद स्टेला अब अपने रूम में आती है ताकि इक्की से माफी मांग सके, पर फिलहाल वो सो रहा था। स्टेला को अपने भाई के सिक्स पैक सब इतने अच्छे लगते हैं कि वो उसे टच करने की कोशिश करती है, पर जैसे वो पीछे घुमा उसका हाथ इक्की के नीचे आ जाता है। पर फिलहाल उसका फोकस सिर्फ उसके सिक्स पैक एब्स पर होता है। वो उसे टच करने से खुद को रोक ही नहीं पाती। लेकिन इतने में तभी इक्की की आंख खुल गई। स्टेला के उससे माफी मांगने के बाद इक्की उसे याद दिलाता है कि तुम भूल तो नहीं गई, तुमने कहा था हारने वाला जीतने वाले का जिंदगी पर गुलाम बनेगा, और अगर तुम एक राजकुमारी होकर अपनी बात से मुकर गई तो ये रॉयल फैमिली के ऊपर कितनी शर्मनाक बात होगी। तो स्टेला कहती है कि चलो ठीक है, तुम जो कहोगे अब से मैं सब करूंगी, चाहे जो भी हो।
तो इकी कहता है कि ठीक है, अब तुम मुझे इस कमरे में सांस लेने की इजाजत दोगी। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी इस बेवकूफ ने। जिसके बाद अगले दिन इकी और स्टेला सुबह सुबह एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इकी कहता है कि देखो मैं रोज 20 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, तो जरूरी नहीं कि तुम भी वही करो। यहाँ इनके बीच की कुछ बातों से पता लगता है कि आज 4 साल बाद इकी अपनी बहन से मिलने वाला है, जो अब से इसी अकेडमी में रहेगी। जिसके बाद अब दोनों क्लास में आकर बैठे होते हैं, जहाँ उनकी टीचर यूवी उन्हें आने वाले कॉम्पिटिशन के रूल्स बताती है, जिसमें इस अकेडमी के हर 10 स्टूडेंट को आपस में फाइट करनी होगी टॉप में पहुंचने के लिए, और वहाँ से बस टॉप 6 को ही चुन के कॉम्पिटिशन में भेजा जाएगा, जो आगे चल के मैजिक नाइट बन सकते हैं। कुछ देर बाद अब जब क्लास खत्म होती है तो इकी और स्टेला कॉरिडोर में घूम ही रहे होते हैं कि एक लड़की अचानक से आके इकी का हाथ पकड़ लेती है। वो स्टेला के साथ हुई उसकी लड़ाई की तारीफ करते हुए अपने इंटरव्यू के लिए उसे मनाने की कोशिश करती है। वो लड़की बेचारे से कुछ ज्यादा चिपक रही थी, जो स्टेला से झेला नहीं जाता और वहां से जाने लगती है। इकी अब जैसे ही उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, शिजुको नाम की एक लड़की पीछे से उसे आवाज देते हुए कहती है कि आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। शिजुको ही असल में इकी की छोटी बहन है, जो इस अकेडमी में आई है, और उससे बातें करते हुए अचानक ही इकी को किस कर लेती है, जो देख हर कोई हैरान होता है। शिजुको अपनी सफाई देते हुए कहती है कि देखो मैं 4 साल तक अपने भाई से दूर रही, तो इतना तो कर ही सकती हूँ। पता नहीं भाई कैसे सोच है इसकी। अब इससे पहले किसी कुछ और वाहियात हरकतें शुरू हो जाए, स्टेला उसे उठाकर जल्दी से इक्की से दूर करती है। स्टेला कहते हैं कि आखिर तुम आई कहाँ से हो? दुनिया के किसी भी कोने में ऐसी वाहियात चीजें नहीं होती। जो गुस्से में आंख बबूला हुई शिजुको पूछती कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा रिश्ता क्या है मेरे भाई के साथ। तब आसपास इतने सारे लोग होने के बावजूद स्टेला सब कुछ लाकर बता देती कि हाँ मैं इक्की की सर्वेंट हूँ और वो मेरा मास्टर है हमेशा हमेशा के लिए। जैसे गुस्से के आग में भड़की शिजुको अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहती कि अगर ऐसा है तो आओ मैं तुम्हें अपने भाई से आजाद करवाती हूँ। उसे देख स्टेला ने भी अपनी स्वॉर्ड निकाल ली होती है, तो इक्की उन्हें रोकने की कोशिश करता है कि प्लीज कम से कम यहाँ पे मत लड़ो, लेकिन वो लोग किसी के सुनने वाले कहाँ थे और दोनों पागलों की तरह लड़ने लग जाते हैं। इनकी इस हरकत की वजह से डायरेक्टर इन्हें सजा के तौर पर बाथरूम साफ करने का काम दे देती हैं। जिसके अब कुछ घंटों बाद शाम में जब दोनों सारे बाथरूम साफ करके बाहर आते हैं, तो दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो गई। स्टेला के गुस्सा करने पर शिजुको उसे कहते हैं कि तुम इकी को कभी समझ नहीं सकती। तुम्हें क्या पता अगर किसी को कभी ऐसे ट्रीट किया जाए कि जैसे वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसे कैसा फील होता होगा, इसलिए प्लीज उससे दूर रहो। जिसके बाद शिजुको अपने रूम में आती है, जहाँ में उसके रूममेट को दिखाया जाता है, जो कि एलएस नाम का एक लड़का है। दूसरी तरफ इक्की से मिलने पर स्टेला उसे कहती है कि आखिर तुम्हारे साथ तब तक क्या हुआ, मुझे बताओ, आखिर तुम्हें लोगों ने ऐसे क्यों ट्रीट किया। तो वो समझ जाता है कि जरूर उसे शिजुको ने बताया होगा। जिसके बाद इक्की स्टेला से रियोमा नाम के सामुराई के बारे में पूछता है, क्या तुम उसे जानती हो? शिजुको कहती है कि हाँ, उसके बारे में कौन नहीं जानता, उन्होंने ही तो जापान को लास्ट वर्ल्ड वॉर में जीत दिलाई थी। और यहाँ पता लगता है कि असल में रियोमा कुरुगाने इक्की का ग्रैंडफादर हैं। पिछले कई सदियों से कुरुगाने फैमिली में जिसने भी जन्म लिया उनके पास बहुत सारा मैजिक हुआ करता था, लेकिन इक्की के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कुरुगाने फैमिली में वही एक लौता था जो बिना मैजिक पावर्स के पैदा हुआ, जिस वजह से हमेशा उसके परिवार वाले उसे सबसे अलग एक कमरे में बंद रखते थे। इक्की बताता है कि मैं इन सब चीजों से इतना परेशान हो चुका था कि मैंने एक दिन तंग आके घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि उसी दिन रास्ते में एक तेज तूफान आ गया, जिसमें मेरे लिए एक एक कदम चल पाना भी मुश्किल था। मेरी जिंदगी तो मानो खत्म ही होने वाली थी, लेकिन तब जो इंसान मेरे सामने आया उसने मुझे जिंदा रहने की एक उम्मीद दी। ये और कोई नहीं बल्कि रियोमा के दादाजी थे, जो उसे मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, तो क्या तुम इस तरह मरना चाहते हो? अगर तुमने आज हार मान ली तो इन लोगों की सोच कभी नहीं बदलने वाली। उसके दादाजी के अलावा आज तक उस पर किसी ने भी भरोसा नहीं किया और न ही उसे कभी कुछ सिखाया, तो इसलिए आज तक उसने जो भी सीखा अपने हार्डवर्क से सीखा। लेकिन जब एक दिन उसे अपने इसी टैलेंट की वजह से एकेडमी में एडमिशन मिला, तो ये बात उसकी फैमिली वालों को पसंद नहीं आई, इसलिए वो आज तक एकेडमी वालों पे प्रेशर बना रहे हैं ताकि इक्की को फेल कर दिया जाए या उसे एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाए। इनकी बातचीत के बाद अगले दिन दिखाया जाता है, जहां इक्की और स्टेला होने वाले कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं वो इक्की को अपने पहले अपोनेंट मोमो के बारे में बताती है, जिसके बारे में इक्की थोड़ा बहुत जानता था और उसकी कुछ कमजोरियां बता ही रहा होता है कि स्टेला मना कर देती है। वो अपनी फाइट को बिल्कुल रॉ एंड रियल लड़ना चाहती थी। दोनों की प्रैक्टिस खत्म होने के बाद जब इक्की वहां से जा रहा होता है, तो स्टेला से पूछती कल तो हमारी छुट्टी है ना, तो क्या हम कहीं बाहर घूमने चल सकते हैं? वो खुद सामने से इक्की को डेट के लिए पूछ रही है, लेकिन इतने में ही शिजुको का भी मैसेज आ गया होता है साथ घूमने के लिए, और इक्की उसे भी हाँ कर देता है। अगले दिन जब वो और स्टेला शिजुको से मिलने पहुंचते, तो यहाँ पर शिजुको अपने रूममेट एलएस के साथ आई होती है और फालतू में ही दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। वहीं इक्की की नजर एलएस के कपड़ों पर जाती है, जो बिल्कुल ही लड़कों वाले तो नहीं लग रहे थे। उसे अजीब लगता है कि क्या सच में ये कोई लड़का है। जिसके बाद अब चारों एक मॉल में आए होते हैं और एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं, और वहीं उसी मॉल के सिक्योरिटी एरिया पर गन्स के साथ कुछ लोगों ने अटैक कर दिया होता है। तभी इक्की और एलएस जब वॉशरूम में जाते हैं, तो उन्हें बाहर से किसी कदमों की आवाज आती है। एलएस जैसे इक्की को शांत कराता है, तो कुछ लोग बाथरूम का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसते ही हर तरफ गोलियों की बरसात कर देते हैं। लेकिन टाइम रहते एलएस ने इक्की को एक शैडो पोर्टल के जरिए बाहर निकाल लिया था। इक्की को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी एलएस अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है, जिससे शैडोज को कंट्रोल करने के साथ साथ उनके जरिए एक पोर्टल बना के वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। दोनों जब सिक्योरिटी रूम में पहुंचते हैं, तो वहाँ पहले से ही किसी ने गार्ड्स को बांध रखा था, और यहाँ तक कि उन गुंडों ने मॉल के सारे लोग को अपना हॉस्टेज बना लिया था, जिनमें शिजुको और स्टेला भी थी। और वो लोग साथ में यहाँ से निकलने के लिए कुछ प्लान बना रहे होते हैं। उनके ही बीच एक औरत जब अपने बच्चे की जान की रिक्वेस्ट करने के लिए जाती है, तो बंदा उसे धक्का मार के दूर फेंक देता है और साथ में उस छोटे
छोटे बच्चे को भी बुरी तरह मारने लगता है, जो सब स्टेला से दिखाने जाता और अपने फायर ड्रैगन अटैक से सारी गोलियों को भून के राख कर देती है। वो लोग लगातार स्टेला के ऊपर गोलियां बरसा रहे होते हैं पर उस पर कोई भी असर नहीं होता। इतने में ही पीछे से उनका लीडर सामने आता है, जो स्टेला को देख कहता है, अरे वाह, मुझे लगा नहीं था कि वैम्बिलियन फैमिली की प्रिंसेस स्टेला वैम्बिलियन भी यहाँ मौजूद होगी। और वो लीडर उसी औरत के सर पे अपनी गन रख देता है अपने बच्चों को तमीज न सिखाने के लिए, और जान से मारने ही वाला होता है। कितने में स्टेला अपनी स्वॉर्ड लेकर कूद पड़ी। जो देखो बंदा अपने लेफ्ट हैंड में मौजूद किसी तरह के स्टोन से स्टेला का सारा मैजिक अब्सॉर्ब कर लेता है और उन्हीं पावर से एक तेज मुक्का स्टेला के पेट में जड़ देता है। वो अच्छी तरह से जानता था कि स्टेला उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकती और कहता है कि अगर तुम्हें इस बच्चे और यहाँ के लोग की सलामती चाहिए तो मेरे सामने अपने सारे कपड़े उतार कर गिड़गिड़ाओ इनकी जान बख्शने के लिए। जो देख के उनकी मदद के लिए जाना तो चाह रहा होता है पर एलिस उसे रोक देता है। बाकी हॉस्टेजेस की जान इससे खतरे में आ सकती है। वह स्टेला अब मजबूर थी, कुछ कर नहीं सकती, तो उसके सामने अपने कपड़े उतारने लग जाती है। जो देख इक्की अब खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन एलिस अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसे रोक लेता है और कहता है कि प्लीज तुम्हें अपनी बहन के ऊपर भरोसा करना ही होगा। तभी दिखाया जाता है कि शिजुको ने अपना मैजिकल सर्कल कंप्लीट कर लिया होता है और एक बड़े से वाटर बैरियर के अंदर सारे हॉस्टेजेस को ट्रैप कर लेती है, जिससे अब उन लोगों के ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा होता क्योंकि वो लोग वाटर बैरियर के अंदर हैं। तभी उन गुंडों की नजर इक्की पे पड़ जाती है, जो देख इक्की अपनी शॉर्ट इंटेंसो को समन कर लेता है और उनकी बरसती हुई गोलियों के बीच कूद जाता है। इक्की ध्यान लगा के अपनी विजुअल एनहांसमेंट को इंक्रीज कर लेता है, जिससे वो समझ आ जाता है कि लीडर की सारी पावर उसके लेफ्ट हैंड में है। जिसके बाद वो अपने फाइनल अटैक सिंगल स्ट्राइक ऑफ हेल का यूज करते हुए उस लीडर के हाथ को बीच से ही काट देता है, जिससे उसकी सारी पावर्स चली गई होती हैं। तभी उनके बीच बैठी एक लड़की बूढ़ी औरत के ऊपर गन रखते हुए कहती है, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये मरेगी। लेकिन इससे पहले के लोग कुछ करने के बारे में सोच पाते, अंधेरे के बीच से एक बंदे की आवाज आती है और कोई लेजर टाइप अटैक उन सब गुंडों को एक एक करके बेहोश कर देता है। दरअसल ये बंदा हागुन एकेडमी का एक स्टूडेंट था जिसके पास इनविजिबिलिटी के स्किल्स हैं, क्रिहारा, जिसे इक्की भी पहले से जानता था। जब वो सारे बिल्डिंग से बाहर आते हैं तो कुछ लड़कियां क्रिहारा की तारीफें करने में लगी होती है क्योंकि उसने सबको बचा लिया, और एक तरह से कहा जाए तो अभी सारी लाइमलाइट क्रिहारा ने ही ले ली होती है। इक्की आके कहता है कि आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमें बचाया। तो क्रिहारा कहता है कि यार जाने दो, कमजोरों की मदद मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा, और तुम्हें क्या लगा इस फालतू से एबिलिटी के साथ तुम उनसे जीत जाओगे। जो देख स्टेला को गुस्सा आता है कि आखिर इक्की का मजाक कैसे उड़ा सकता है। तो क्रिहारा कहता है कि भाई तूने बताया नहीं क्या, जब हमारी पिछली फाइट होने वाली थी तो तू डर के मारे किस तरह से भाग गया था। तभी इक्की को एक मेल आता है जिसके जरिए उसे पता लगता है कि उसकी पहली फाइट क्रिहारा के साथ होने वाली है। क्रिहारा कहता है कि अरे वाह, ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, पर भाई तू इस बार भीगी बिल्ली मत बन जाइयो। जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां 7 स्टार स्वॉर्ड कंपटीशन शुरू हो गया होता है और स्टेला का फर्स्ट अपोनेंट उसके सामने होता है जिसने एक पावरफुल स्टील आर्मर सूट पहना हुआ था। लेकिन क्योंकि स्टेला की एबिलिटी फायर मैजिक है तो एडवांटेज उसी के पास है। आसपास का तापमान इतना बढ़ने की वजह से उसकी हालत इतनी खराब हो रही थी कि वो खुद ही हार मान लेता है। दूसरी तरफ यहाँ इक्की बैठा पिछले साल हुए 7 स्टार स्वॉर्ड कंपटीशन में क्रिहारा की बैटल्स देख रहा था और उसकी फाइटिंग एबिलिटीज देखकर डर जाता है कि आखिर मैं इस बंदे से जीतूंगा कैसे। तब स्टेला भी फाइट खत्म करके आ गई होती है और उसके पूछने पर इक्की बताता है कि फिलहाल मैं इसके स्पीड और टाइमिंग समझने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ऐसे अपोनेंट से लड़ना जिससे मैं देख भी नहीं सकता, ये फाइट इतनी आसान नहीं होने वाली। इसके बाद दिखाया जाता है कि शाम के वक्त जब इक्की जॉगिंग कर रहा होता है तो एलिस उसे अपने पास बुलाता है और पूछता है कि मैंने तुम्हारे और क्रिहारा के बारे में कुछ बातें सुनी, क्या वो सच है। और तब हमें यहाँ पर ये बात पता लगती है कि असल में जो हागुन एकेडमी का पिछला डायरेक्टर था वो इक्की की फैमिली के साथ मिला हुआ था और उन लोगों ने इक्की को निकालने के लिए क्रिहारा की हेल्प ली थी। तभी 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्रिहारा ने इक्की को सामने से आकर फाइट के लिए चैलेंज किया था। इक्की के मना कर देने के बावजूद वो उस पर अटैक्स करते हुए उससे गुस्सा दिलाता है, उसका मजाक भी उड़ाता है, लेकिन इक्की ने फिर भी उस वक्त चाह के भी फाइट बैक नहीं किया। अगर वो ऐसा करता तो अकेडमी से निकाल दिया जाता। इतना कुछ सहने के बाद आज तक इक्की इस अकेडमी में टिका हुआ है। इसके अब सीधा कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ इक्की के मैच का दिन आ चुका है। एलिस और स्टेला भी उसे चीयर अप करने के लिए आए होते हैं। जिसके बाद इक्की होने वाले बैटल का एक कंसेंट फॉर्म साइन करता है तो पीछे से एक लड़की उसे कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता, इस वन साइडेड फाइट के लिए भी तुमने हाँ कर दिया। इक्की कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कब से उससे लड़ने के इंतजार में था और फिलहाल इक्की इसके बारे में जानता था। जो देख वो हैरान होती है कि आखिर तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। तो इक्की कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस अकेडमी में कोई भी ऐसा नहीं जो डीमन प्रिंसेस के बारे में ना जानता हो। तभी सैक्यू एकदम से टेलीपोर्ट होकर उसके पास चली जाती है। जो देख इक्की भी हैरान होता है और कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकती हूँ। पर इससे पहले कि इनकी बातचीत आगे होते ही डायरेक्टर आ जाती है और सैक्यू को कहती है कि चलो मेरे साथ, हमें एक सुपरवाइजर की कमी पड़ रही है। और उसके मना करने के बाद भी डायरेक्टर उसे घसीटते हुए ले जाती है। जिसके बाद अब बैटल एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ इक्की और क्रिहारा आमने सामने खड़े होते हैं। क्रिहारा कहता है कि अरे वाह, मुझे तो लगा था तुम डर के भाग जाओगे, लेकिन तुम तो यहाँ मेरे सामने खड़े हो। फाइट शुरू होते ही दोनों अपने अपने वेपन समन करते हैं और अपनी इनविजिबिलिटी का फायदा उठाने के लिए क्रिहारा ने अपने हर मैच की तरह आसपास एक बड़ा सा जंगल बना दिया होता है ताकि अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल में यूज कर सके। जैसे ही अब क्रिहारा पहले कुछ अटैक्स करता है, इक्की उन सबको डॉज करते हुए ब्लॉक कर देता
है, क्योंकि अभी भले क्रिहारा इनविजिबल है पर उसके अटैक्स नहीं। जिसके बाद दोनों के बीच ही एक ऑफेंसिव बैटल शुरू हो जाती है, जहां दोनों ही बिना कोई डिफेंस किए एक दूसरे पर अटैक्स कर रहे थे। क्रिहारा कहता है कि अभी तो जल्दी खुश मत हो, मैं पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। और क्रिहारा खुद इकी को बता के उसके हाथों और पैरों पर लगातार हमले करता है। इकी के हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी वो इन अटैक से बच नहीं पा रहा होता। यहाँ तक कि इस बार तो क्रिहारा के एरोज भी इनविजिबल हो चुके थे, जिस वजह से इकी के लिए अपना डिफेंस कर पाना बेहद ही मुश्किल हो चुका था। स्टेला कहते हैं कि आखिर ऐसे हो क्या गया, आखिर इतने सारे अटैक्स अपने ऊपर होने क्यों दे रहा है। क्रिहारा इकी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शायद तुम ये सोच रहे होगे कि ये बात किसी को पता ही नहीं है, पर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने एकेडमी के न्यू डायरेक्टर से सिफारिश करवाई थी ताकि तुम एकेडमी में एडमिशन लेकर 7 स्टार शॉर्ट कॉम्पिटिशन जीत कर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाओ, क्योंकि बाकियों की तरह तुम बिना इस कॉम्पिटिशन को जीते अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर सकते। और ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स इकी के ऊपर ही हंसने लग जाते हैं। उसका ध्यान भटका देख क्रिहारा मौके का फायदा उठाते हुए एक ऐसा खतरनाक अटैक करता है जो सीधा उसकी छाती से होते हुए गुजरता है और बुरी तरह से घायल होकर इकी वहीं गिर जाता है। क्रिहारा अपनी जीत का जश्न मनाते हुए सबके सामने इकी को एक लूजर का टैग दे देता है। स्टेला से ये सब सहन नहीं होता और सारे लोगों का मुंह बंद करवा के इकी को फिर से लड़ने के लिए कहती है, तुम्हें लड़ना ही होगा, अगर तुम आज यहाँ इनके सामने हार गए तो कभी खुद को साबित नहीं कर पाओगे। जो सुन वो हिम्मत जुटाते हुए खड़ा होकर खुद को एक पंच मारता है और खुद से कहता है कि मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। इकी खुद को शांत करके अब क्रिहारा के अटैकिंग पैटर्न और टाइमिंग पे ध्यान देता है और काफी फोकस करने के बाद वो क्रिहारा का अगला अटैक अपने हाथ से ही रोक देता है। जो देख वो भी डर जाता है कि आखिर इसने कैसे किया। इकी कहता है कि अब कोई फायदा नहीं, तुम्हारी इनविजिबिलिटी अब किसी काम की नहीं। उसके अटैक्स की टाइमिंग को देखकर इकी उसकी लोकेशन का पता लगा पा रहा होता है और अपनी इस नई एबिलिटी को उसने नाम दिया है परफेक्ट विजन। जो देख क्रिहारा इतना हैरान होता है कि डर के मार जल्दी से वहां से भागने लगा और उसे खुद से दूर रखने के लिए अपने एरो से लगातार अटैक करने लगता है, पर इसके बावजूद कोई भी फायदा नहीं होता। इकी उसके सारे हमलों को ब्लॉक कर रहा था। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि क्रिहारा चाहे जितनी भी कोशिश कर ले भाग नहीं पाता। खुद को हारता हुआ देख क्रिहारा डर के मारे जब अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करता है तो इकी उसे बीच से चीरते हुए सीधा उसके पास पहुंच जाता है। क्रिहारा की इतनी बुरी तरह फट जाती है कि चीखते हुए इकी के सामने हार मान लेता है, लेकिन इसके बावजूद अपना पूरा बदला लेते हुए इकी सिंगल स्ट्राइक ऑफ हेल का यूज करता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और धूल हटने के बाद इकी की तलवार क्रिहारा के नाक पर होती है और मौत को इतने करीब से देख के बेचारे कितनी फट जाती है कि वहीं बेहोश हो जाता है। इकी जीत तो गया था, पर पिछली बार की तरह ही अपनी सारी ताकत एक बार में इस्तेमाल करने की वजह से वो भी बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ घंटों बाद अब जब वो उसकी आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल में था और स्टेला उसके देखभाल के लिए वहीं बैठी होती है। और जब खुद स्टेला उठती है तो इकी इस रोमांटिक से माहौल का फायदा उठाते हुए उसे प्रपोज कर देता है। इकी अपनी फीलिंग्स बताते हुए कहता है कि मैं फाइनली बहुत खुश हूँ, मेरी मुलाकात तुमसे हुई। जो सुन बेचारी शर्मा के टमाटर जैसी लाल हो गई, क्योंकि वो भी शुरुआत से ही उसे पसंद करती थी। इकी स्टेला से वादा करता है कि हम दोनों एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे जब तक कि हम लोग फाइनल्स में नहीं पहुंच जाते। उनकी इस खूबसूरत रात के बाद देखते ही देखते अब 2 हफ्ते बीत जाते हैं, जहां इस बीच इकी ने अपने 5 के 5 मैच जीत लिए होते हैं और फिलहाल एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स ने भी उसका टैलेंट देखते हुए मजाक उड़ाना बंद कर दिया था। लेकिन इन सब की वजह से स्टेला बहुत गुस्से में होती है, क्योंकि इन सब की वजह से वो एक बार भी इकी के साथ समय नहीं बिता पाई। जिसके बाद क्लासरूम में दिखाया जाता है जहां कगामे और कुछ लड़कियां इकी को उन्हें तलवारबाजी की ट्रेनिंग देने के लिए कहती हैं। जो सुन इकी स्टेला की तरफ देखता है जो गुस्से में मुंह फुलाए बैठी थी, पर फिर भी वो उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए हाँ कर देता है। क्लास के बाकी लड़कों की जल रही होती है कि साले क्लास की सारी लड़कियां सिर्फ इसके पीछे क्यों जाती हैं। अगले सुबह इकी उन सबको ट्रेनिंग दे रहा होता है और स्वॉर्ड फाइटिंग के रूल्स और प्रिंसिपल समझा रहा होता है कि उन्हें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी। लेकिन क्योंकि अभी लड़कियां उसे इतनी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी, एकेडमी के लड़कों की उसे जल रही होती है। वो लड़के फालतू में किसी से पंगा लेने के लिए उन्हें वापस निकाल लेते हैं। वो लोग एक साथ मिलकर इकी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर फिलहाल उसके लेवल के सामने ये लोग कुछ भी नहीं। उनका लीडर जैसे उस पर गोली चलाने वाला होता है कि बस एक छोटे से पत्थर से उसे रोक देता है। जो देख बेचारे की फट गई होती है कि इसके सामने वो लोग 1 मिनट भी नहीं टिक पाए और जल्दी से हार मान लेता है। कुछ देर बाद अब वो सारे लड़के इकी से माफी मांग रहे होते हैं और उसकी फाइटिंग स्किल से इंप्रेस होकर कहते हैं कि प्लीज क्या तुम हमें ट्रेन कर सकते हो। और सिर्फ यही लोग नहीं, एकेडमी के बाकी बच्चे भी इकी से ही ट्रेनिंग लेना चाहते थे। तो अब एक जिम्मेदार टीचर के तौर पर वो सबको सिखाने का फैसला करता है। साथ ही साथ शिजुको भी उसे सीखने वहां आ गई होती है। जो देख स्टेला कहते हैं कि मुझे भी सीखना है, मुझे भी अपनी स्किल सिखाओ। पर इकी मना करते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें मेरी फाइटिंग स्टाइल सीख के कोई फायदा नहीं होगा। जो सुन बेचारी स्टेला रोते रोते चली जाती है। तो एलिस उसके पास आके कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें इकी के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिल रहा, तो ये लो मेरी तरफ से, ये गेम तुम्हें काफी खुश कर देगा। वैसे भी रियल लाइफ में तो तुम कुछ कर नहीं पा रही, और यार ये कोई ऐसा वैसा गेम नहीं होता, एडल्ट गेम होता है, तो खुद ही समझ जाओ किस तरह की चीजें होंगी इस गेम में। और स्टेला इसे खेलते हुए काफी एंजॉय भी कर रही होती है। और जैसे ही अब इकी रूम में आता है, जल्दी से स्टेला गेम को छुपा लेती है। वो बताता है कि कल हम सब लोग ट्रेनिंग के लिए पूल में जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ वहाँ तुम भी आओ। लेकिन स्टेला गुस्से में मना कर देती है, क्योंकि सुबह में इकी ने उसे ट्रेनिंग देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अगली सुबह जब वो लोग पूल में जाने के लिए निकलते हैं तो स्टेला भी अभी इकी के साथ होती है, क्योंकि पिछली रात इकी ने उसे अच्छे से 2 घंटा बिठा के समझाया था कि क्यों उसका फाइटिंग स्टाइल स्टेला के लिए अच्छा नहीं है, और तब जाकर बेचारी साथ चलने के लिए मानी थी। थोड़ी देर सफर करने के बाद वो लोग पूल पहुंच जाते हैं, जहां आसपास का नजारा किसी हेवन से कम नहीं होता। हर तरफ बस लड़कियां ही लड़कियां, वो भी स्विम सूट में। जो देख बेचारे लड़के सोच रहे होते हैं कि काश हम हमेशा के लिए यहीं रह पाते हैं। और वहीं दूर खड़ी एक लड़की पता नहीं क्यों पर इकी पर नजर रखी होती है। जिसके बाद अब सबकी ट्रेनिंग क्लास शुरू होती है, जहाँ
जहाँ इकी उन सबको पानी के अंदर शांत रहना सिखा रहा होता है और दूर से स्टेला भी उन्हें देख के वही सब कर रही होती है। भले ही इकी उसे सिखाना नहीं चाहता, पर स्टेला उसकी जैसी ताकत हासिल करना ही चाहती थी और इकी की सारी ट्रेनिंग को दूर से ही रहकर कंप्लीट कर रही होती है। शाम में अब सबकी ट्रेनिंग खत्म होने पर वो लोग जाने के लिए बस में बैठ जाते हैं, जहाँ अचानक ही इकी और स्टेला को अपने नेक्स्ट मैच का मेल आता है और उन दोनों की अगली फाइट होने वाली है स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स से। इकी की अपोनेंट होती है स्टूडेंट काउंसिल की एक मेंबर तोमारी और स्टेला का अपोनेंट है इकासुची। और यहीं पर स्टूडेंट काउंसिल के कुछ और मेंबर्स को भी दिखाया जाता है जो इकी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और तुम लोगों को देख के ही समझ में आ रहा होगा कि इनके इरादे कुछ ठीक नहीं। जिसके बाद अब सीन अगले दिन पर आता है जहाँ तोमारी और इकी के बीच फाइट चल रही होती है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि इकी की स्पीड की बराबरी करते हुए उस पर एक जोरदार हमला करने जाती है और दूसरी तरफ स्टेला का भी मैच काउंसिल मेंबर इकासुची के साथ स्टार्ट हो गया होता है, जहाँ वो बंदा अपनी एक बड़ी सी स्वॉर्ड को घुमाकर स्टेला पर एक खतरनाक वार करता है, लेकिन स्टेला का बस एक ही पलट वार उसके स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ देखने में तो लग रहा था कि तोमारी ने इकी की स्पीड की बराबरी कर ली, लेकिन वो बड़ी आसानी से उसे डॉज करके पकड़ लेता है। इसी के साथ इकी और स्टेला दोनों ने ही उन काउंसिल मेंबर्स को हरा दिया था और इस टाइम भी वही लड़की अपने इकी के ऊपर नजर बनाए रखी हुई थी। मैच खत्म होने के बाद जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो एलेक्स कहता है कि वैसे जो लड़की हमारे पीछे आ रही है उसका क्या करें। तो इकी कहता है कि लगता है तुमने भी उसे नोटिस कर लिया। और जैसे सब लोग उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं तो बेचारी शर्मा गई और पीछे पूल में गिरकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो वहाँ उस लड़की की आंख खुलती है और अपना नाम अयासे अयात्सुजी बताती है। इकी को ऐसा लगता है कि शायद वो ऐसे किसी सरने वाले को जानता है और तब पूछने पर उसे पता लगता है कि असल में अयासे काइडो अयात्सुजी की एक बेटी है जो एक वर्ल्ड फेमस स्वॉर्ड मास्टर है और अपने इकी ने भी स्वॉर्ड चलाना उनकी वीडियोस देखकर सीखा है, लेकिन फिलहाल एक एक्सीडेंट की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अयासे कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम मेरे फादर को जानते हो, प्लीज क्या तुम मुझे ट्रेन कर सकते हो, मुझे सच में सीखना है, प्लीज मेरी हेल्प करो। अब इतने जाने माने स्वॉर्ड्समैन की बेटी इकी से हेल्प मांग रही है तो वो मना कैसे कर सकता है। और अगले सीन में इकी ने अयासे की ट्रेनिंग शुरू कर दी होती है। उसका अपने दुश्मनों को टैकल करने का तरीका तो अच्छा था, पर वो अब भी अपने फादर के फाइटिंग स्टाइल को यूज कर रही थी जो उसके लिए ठीक नहीं। इकी कहता है कि देखो अब जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ उसमें तुम अपने फादर के फाइटिंग स्टाइल को यूज नहीं कर पाओगी, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो। पर फिर भी वो रेडी होती है। जिसके बाद इकी उसके फाइटिंग पोजीशन को ठीक करने के लिए खुद से ही उसके पैरों को डायरेक्शंस और मसल्स को सेट करने लगता है, जो देख बेचारी दोनों के होश उड़ जाते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है। और यार अयासे को तो कुछ अलग ही तरीके का मजा आ रहा होता है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं किस तरह का मजा। जिसके बाद अब पूरी तरह से सेट होने के बाद इकी के कहने पर अयासे जब अटैक करती है तो पहली बार में ही इकी के हमलों को ब्लॉक करके वो सीधा उसके गर्दन पे स्वॉर्ड रख देती है, जो देखो बहुत खुश होती है कि इकी ने इतनी जल्दी इतना कुछ सिखा दिया। अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब वो लोग शाम में वापस जा रहे होते हैं तो अयासे कहती है कि क्या मैं तुम लोगों के साथ रेगुलर ट्रेनिंग कर सकती हूँ। तो इकी कहता है कि हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आ जाओ हमारे साथ। और इसी के बाद से अयासे की ट्रेनिंग स्टेला के साथ शुरू हो गई होती है और क्योंकि वो लोग उसे इतने अच्छे से सिखा रहे थे और ट्रेनिंग दे रहे थे तो अयासे उन्हें थैंक्स के तौर पर रेस्टोरेंट में एक ट्रीट देने के लिए लेकर आती है। अयासे काफी खुश थी कि इकी उसकी इतनी हेल्प कर रहा है। उन लोगों का जब खाना पीना चल ही रहा होता है कि कुछ बदमाश लड़के अयासे के पास आके उसे कहते हैं काफी समय हो चुका है किसी सेक्सी कुड़ी को देखे हुए, क्यों है ना। इकी उन्हें अयासे से दूर रहने के लिए वार्निंग देता है तो उनमें से एक बंदा कांच की बोतल को लेकर इकी के सर पे ही फोड़ देता है, पर इसके बावजूद इकी उसे कुछ नहीं कहता। उसे उकसाने के लिए उनका लीडर यहाँ तक कि इकी के मुंह के ऊपर थूक भी देता है, पर वो फिर भी कुछ नहीं कहता, जो देखो वो लोग शांति से चले जाते हैं। स्टेला कहती है कि उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की, तुमने कुछ क्यों नहीं किया। देखो अगर अभी मैं उनसे लड़ता तो मुझे अकेडमी से निकाल देते, वैसे भी वो काफी स्ट्रॉन्ग थे, हम तीनों के लिए भी उनसे लड़ना आसान नहीं होता। तभी उनके सामने काउंसिल मेंबर्स के 2 लोग आते हैं, जिनमें से वो छोटा लड़का इकी से कहता है कि अच्छा वो तुमने उनसे लड़ाई नहीं की, कुराडो वैसे भी तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस जैसे स्वॉर्ड ईटर से पंगा लेना तुम्हें काफी भारी पड़ जाता। यहाँ पता लगता है कि इकी इन दोनों ही काउंसिल मेंबर्स को पहले से जानता था। ये दोनों यहाँ इकी को वार्निंग देने आए थे कि अगली बार से उस लड़के के साथ कभी मत भिड़ना। अब रात होने पर जब तीनों वापस अकेडमी जा रहे होते हैं तो उन्हें एक मेल आता है और इकी का अगला मैच अयासे के साथ होने वाला था। और इस बात को जानने के बाद अगले दिन से ही अयासे ने उन लोगों के साथ ट्रेनिंग करना बंद कर दिया। इकी और बाकी सभी से उसने मिलना ही बंद कर दिया था। एलेक्स को उस पर शक हो रहा था तो वो इकी से कहता है कि तुम्हें उस लड़की से अब बच के रहना चाहिए, उसे पता है कि वो तुमसे कभी जीत नहीं सकती, तो जरूर कोई चाल चलने की कोशिश करेगी। इकी तब उसे अयासे का एक मैसेज दिखाते हुए कहता है कि शायद तुमने पहले ही गेस कर लिया। और मैसेज में अयासे ने इकी को रात 3 बजे स्कूल की छत पे मिलने के लिए बुलाया था, पर फिर भी इकी उससे मिलने जाने को तैयार होता है क्योंकि उसे अयासे पर यकीन है। जिसके बाद अब जब रात होने पर इकी जब उसे मिलने पहुंचा तो वो उसे पूछती कि आखिर तुम क्या करोगे जब तुम्हारा सामना किसी बहुत ही ताकतवर अपोनेंट से हुआ तो। इकी कहता है कि हाँ, भले ही वो कितना भी स्ट्रांग हो, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा लड़ने के लिए। जिस पर अयासे अपना वेपन निकालते हुए कहते हैं कि तुम्हारा तो पता नहीं, पर मैं ऐसे ताकतवर अपोनेंट को मैच से पहले ही बाहर करना चाहूंगी। अयासे अब जैसे अपनी शॉट टच करती है पीछे की पूरी बाउंड्री कट गई और वो खुद को पीछे की तरफ धकेल कर नीचे गिरा लेती है, जो देख इकी उसे जल्दी से बचाने के लिए अपने सबसे पावरफुल मूव सिंगल स्टैक ऑफ हेल का यूज करता है और अपनी पूरी स्पीड से उसे पकड़ते हुए पूल में लेकर कूद जाता है। और फिलहाल जो उसने पावर यूज की उसका इफेक्ट तुम्हें बिल्डिंग पर दिख ही रहा होगा। दोनों अब जब पानी से बाहर निकलते हैं तो ऐसे खुश होते हुए कहते हैं कि फाइनली तुमने वो यूज कर ही लिया। असल में यार अभी इकी ने अपना सबसे पावरफुल मूव सिंगल स्ट्राइक ऑफ हेल का यूज किया था अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए, जो वो सिर्फ दिन में एक बार ही यूज कर सकता है। और यही था अयासे का प्लान। इन दोनों का अगला मैच अगले 10 घंटे बाद होने
वाला है, तो बेचारा एक चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। और जैसे ही वापस अपने रूम में आता है बेहोश होकर गिर जाता है। जिसके बाद अब सुबह इक्की की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है, जहां उसका मैच स्टार्ट होने में अब बस कुछ ही देर बचे हैं। डायरेक्टर आके पूछते हैं कि यार हमने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो तूने ये हाल कर दिया बिल्डिंग का। जिसके बाद अब जब वो लोग डायरेक्टर के ऑफिस में होते हैं तो एक ये सारी बातें बता देता है कि कैसे उस बिल्डिंग की हालत हुई, और पूछता है कि क्या आप उसके बारे में कुछ ऐसा जानती हो जो हम नहीं जानते। तब डायरेक्टर बताती है कि असल में 2 साल पहले अयासे के फादर काइडो एसोजी एक मैच हारने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, और जिस बंदे से उनकी फाइट हुई थी उसका नाम था कुराडो कुराशिकी, जिसे लोग सो ऑडिटर भी कहते हैं। और यार ये कुराडो वही बंदा है जिसने कुछ दिनों पहले रेस्टोरेंट में इक्की से लड़ने की कोशिश की थी। उसके साथ हुई फाइट के बाद आज तक अयासे के फादर होश में नहीं आए, और उन दोनों के बीच हुई शर्त की वजह से काइडो का डोजो भी कुराडो के नाम हो गया। वहीं इधर अयासे हॉस्पिटल में अपने फादर के सामने बैठी थी, जो उस वक्त को याद कर रही होती है जब सो ऑडिटर ने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। तब से ही बस वो अपने बदले के इंतजार में है। दूसरी तरफ इक्की बैटल एरिना के बाहर बैठा होता है, तो वो लोग उससे पूछते कि आखिर तुम अब क्या करने वाले हो, तो इक्की कहता है कि हाँ मेरा फैसला भी वही है। जिसके बाद अब मैच का टाइम हो जाता है, जहाँ बैटल एरिना में इक्की और अयासे एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। दोनों ही अपना अपना वेपन निकाल कर रेडी थे, और इक्की बिना टाइम गवाए उस पर अटैक करने के लिए जाता है। पर इससे पहले कि उसका अटैक लैंड हो पाता, अचानक ही उसकी बॉडी पर कहीं से 5 कट्स लग जाते हैं। उसने जैसे ही अब संभलने की कोशिश की, पीछे से एक और बड़ा सा कट लग जाता है, जिससे इक्की नीचे गिर गया। और तब उसे समझ में आता है कि असल में अयासे ने फाइट से पहले ही हर जगह अपने ट्रैप्स बिछा दिए थे, और अभी अपनी स्वॉर्ड की मदद से बारी बारी उन्हें एक्टिवेट कर रही है। अयासे को अच्छे से पता है कि वो ट्रैप्स कहाँ लगे हैं, और वो बार बार इक्की को वहीं ले जा रही है। अयासे सोचते हैं कि चलो अच्छा है, अभी तक किसी कमेंटेटर को मेरे ट्रैप के बारे में पता नहीं चला, नहीं तो मैं डिस्क्वालीफाई हो सकती हूँ। इधर देखते ही देखते इक्की उसके और ट्रैप्स में फंस रहा होता है, जिससे उसके हाथों और पैरों पर एक बड़ा सा कट लग जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी नाजुक हिस्से पर अटैक लगने की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। वो फिलहाल इतना जख्मी हो चुका था कि अपना डिफेंस करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाता। अच्छा मौका देखते ही इक्की अब जैसे उस पर अटैक करने के लिए जाता है तो ब्लॉक कर लेती है, और कहती है कि प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर देना। जिसके बाद अयासे इक्की के ऊपर अपना सबसे पावरफुल अटैक कर देती है, और इसे लगता है कि शायद ये मैच अब खत्म हुआ। लेकिन धूल हटने के बाद पता लगता है कि असल में इक्की ने अपने स्वॉर्ड के किनारों से उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था, और कहता है कि जैसा मैंने सोचा था तुमने बिल्कुल वही किया। असल में यार इक्की मैच होने से पहले अपनी टीचर मिसूरी के पास गया था, उन्हें ये बताने के लिए कि अयासे मैच में जरूर चीटिंग करने वाली है, और वो खुद ही मिसूरी को कहता है कि भले वो कितनी भी चीटिंग करे आप मैच को रोकना मत। इक्की चाहता तो अयासे के ट्रैप्स को सबके सामने लाके उसे डिस्क्वालीफाई कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और अयासे को समझाता है कि तुम अपने फादर की लेगेसी को आगे बढ़ाने के बजाय उल्टा उनकी स्वॉर्ड स्किल्स को ही बदनाम कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें सही रास्ते पे लाके रहूंगा। और इक्की अपने परफेक्ट विजन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो अयासे के हर ट्रैप से बचने लगता है, जो देख बेचारी डर के मारे अपने सारे ट्रैप्स को ही एक बार में एक्टिवेट कर देती है। इक्की भी बिना पीछे हटे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है, और सबको डॉज करते हुए एकदम से अयासे के सामने आ गया, और अपने फाइनल अटैक के साथ इस मैच को जीत लेता है। अयासे अब जमीन पर पड़ी रो रही थी, तो इक्की उसे कहता है कि देखो मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, और मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा और वो सब कुछ वापस दिलाऊंगा जो तुमने खो दिया। अयासे कहती है लेकिन क्यों, मैंने तो तुम्हें धोखा दिया ना, तो फिर ये सब क्यों। और तब उसे इक्की के रूप में अपने फादर की झलक दिखती है, जो हर वक्त हर किसी का साथ देने के लिए तैयार होते थे, और खुद अब रोते हुए किसी हेल्प मांगती है। जिसके बाद अगले दिन इक्की और स्टेला अयासे के साथ उसको डोजो में जा रहे होते हैं सो ऑडिटर से मिलने के लिए। इक्की के पूछने पर अयासे अपने फादर की उस फाइट के बारे में बताती है, जहां उस दिन बाहर एक तेज तूफान चल रहा था, और लड़ते वक्त उन दोनों में से किसी ने भी अपनी असली स्वॉर्ड का यूज नहीं किया था। शुरुआत में तो उसके फादर एक बराबरी की फाइट कर रहे होते हैं, पर सो ऑडिटर उनके सारे अटैक्स को बड़ी आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है, और अपने कुछ खतरनाक वार करके नीचे गिरा देता है। अयासे अपने फादर को रोकने की कोशिश तो करती है, पर वो भला अपनी बेटी के ऊपर ऐसा अत्याचार कैसे होने दे सकते थे, और दोबारा उसे लड़ने चले जाते हैं। सो ऑडिटर मजाक उड़ाता है कि मैंने तुम्हारे बारे में तो बहुत सुना था, और तुम जैसे सामुराई के पास बस इतनी सी ताकत है। जो सुन अगले ही पल अयासे के फादर अपना सबसे ताकतवर हमला करते हैं, जो अगर सही से सो ऑडिटर को लग गया होता तो वो अब तक हार जाता, लेकिन क्योंकि उनकी हालत पहले से ही खराब थी तो हमला बेकार चला जाता है, और मौका देख के सो ऑडिटर अपना फाइनल अटैक करता है, जिससे उसके फादर हार जाते हैं। अयासे के हाथों में पड़े पड़े वो माफी मांगते हैं कि अपने डोजो को भी नहीं बचा सके। सो ऑडिटर जाते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, अपना रोना धोना बंद करो, मुझे कल ये जगह खाली चाहिए। जिसके बाद सीना प्रेजेंट में आता है, जहाँ वो लोग डोजो में पहुंच जाते हैं, और इक्की आते ही कुराडो को चैलेंज करते हुए कहता है कि अयासे की जगह पर इस डोजो के लिए मैं तुमसे लड़ूंगा। असल में यार इक्की जब अंदर आ रहा था तो कुराडो के पंटरों ने उसका रास्ता रोका था, और फिलहाल इक्की उन सबकी धुलाई करके अंदर आया होता है, जो देख कुराडो इंप्रेस हो जाता है, और कहता है कि शायद काफी टाइम बाद मुझे थोड़ा मजा आएगा, और अपने वेपन ओरिचिमारू को समन करता है, जिसकी पावर है शेप शिफ्टिंग। उसका वेपन किसी भी चीज का शेप ले सकता है। साथ ही इक्की ने भी अपने वेपन इंटेत्सु को समन कर लिया था, जो देख कुराडो सबसे पहले अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इक्की पलटवार करने की जगह
शुरुआत में बस उसके सारे हमलों को डॉज करने पर ध्यान दे रहा था और थोड़ी देर बाद ही जैसे एक मौका देख के उसे मारने आगे बढ़ता है, कुराडो उसे डॉज कर लेता है। उसकी ये स्पीड देख के इक्की भी हैरान होता है कि आखिर ये बच कैसे गया। जिसके बाद कुराडो इक्की से थोड़ी दूरी बनाए रखते हुए उस पर सारे अटैक्स कर रहा होता है, क्योंकि असल में यार इक्की की स्पेशलिटी है क्लोज कॉम्बैट अटैक, तो उसके पास जाना मतलब खतरे को दावत देना। फिलहाल कुराडो के काफी ज्यादा कोशिशों के बाद भी इक्की उसे करीब आने लगता है, तो कुराडो अब मौका देख के पीछे से हमला करने का ट्राई करता है, लेकिन इक्की अपने परफेक्ट विजन की वजह से उसे डॉज कर लेता है और जैसे ही अब उसने खुद अटैक करने की कोशिश की, वॉर ईटर उसे भी डॉज कर लेता है। दोनों की फाइट अभी टक्कर पे चल रही थी और कुराडो की स्पीड देख के इक्की हैरान था कि आखिर ऐसा कर कैसे पा रहा है। असल में बात यह है कि किसी नॉर्मल इंसान की रिएक्शन स्पीड होती है 0.3 सेकंड्स, इक्की और स्टेला की है 0.1 सेकंड्स, लेकिन यहाँ तो कुराडो की रिएक्शन स्पीड 0.05 से भी कम है। कुराडो अब अपनी पूरी स्पीड से इक्की के ऊपर अटैक करता ही जा रहा था, जिसे वो जैसे तैसे डॉज कर रहा होता है। इक्की उसे संभालने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसका पैर नीचे फंस गया, जिस वजह से इक्की कुराडो के एक बहुत ही खतरनाक हमले से बच जाता है। और फिलहाल यार कुराडो की स्पीड और स्ट्रेंथ कॉम्बिनेशन देख के इक्की को डर लगने के बजाय उसे और मजा आने लगता है। अयासे डर जाती है कि कहीं इसके साथ भी वो ना हो जो मेरे फादर के साथ हुआ, और इसे रोकने की सोचती ही है, तो स्टेला कहते हैं कि नहीं रुक जाओ। इक्की को सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब उसका सामने वाला अपोनेंट पूरी ताकत से लड़ सके। और फिलहाल उसके चेहरे की हंसी बता रही है कि ये फाइट कौन जीतेगा। ये देखने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे फादर कुराडो से हार के दुखी थे। और तब अयासे को समझ में आता है कि जब उसके फादर ने सॉरी कहा था तो वो अयासे को नहीं कुराडो से कह रहे थे, उसे एक अच्छी फाइट न दे पाने की वजह से। तब स्टेला की नजर कुराडो पर पड़ती है और उसे समझ आता है कि भले इसकी स्पीड ज्यादा है पर इसी वजह से थकता भी बहुत जल्दी है। कि इधर जब अयासे के फादर के बारे में कुराडो से पूछता है तो वो उनका और मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि वो बुढ़ा तो बड़ा ही कमजोर था, लेकिन हाँ तू अलग है। काफी टाइम बाद मुझे इतना मजा आ रहा है। जो सुन इक्की बहुत ही गुस्से में आते हुए कहता है कि इस डोजो के ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं, इसे वापस दे। और इक्की उसी टेक्निक का यूज करता है जो कि 2 साल पहले अयासे के फादर ने किया था, जो देख कुराडो भी अपने वेपन का साइज डबल कर लेता है और दोनों ही पूरी ताकत से एक दूसरे की तरफ बढ़ के अपना अपना अटैक करते हैं। और कुछ सेकंड्स बाद कुराडो के शरीर पे एक बड़ा सा कट लग जाता है, मतलब कि फाइनली इक्की जीत ही गया। अयासे ये देख के हैरान होती है और कहती है कि कैसे इक्की ने भी मेरे फादर का अटैक कैसे यूज किया। तो स्टेला कहते हैं कि नहीं इतना हैरान मत हो, यही तो इक्की की स्पेशलिटी है, वो किसी के भी अटैक को बस एक बार में ही देख के सीख लेता है। तभी कुराडो लड़खड़ाता हुआ इक्की का नाम पूछता है और उसके बारे में जानने के बाद वहां से जाते हुए कहता है कि फिलहाल इस डोजो को तू ही रख, इस लड़ाई को हम 7 स्टार कॉम्पिटिशन में खत्म करेंगे। और उसके जाने के बाद फाइनली ये डोजो अयासुजी फैमिली को वापस मिल जाता है और अयासे बाहर अपने फादर के नाम का बोर्ड भी लगा देती है। इसके कुछ दिनों बाद पता लगता है कि असल में अयासे ने अपने चीटिंग के बारे में खुद ही सबको बता दिया, तो वो अब डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। तभी इक्की को अयासे का एक मैसेज आता है जिससे पता लगता है कि फाइनली 2 साल बाद अयासे के फादर कोमा से बाहर आ चुके हैं। फिलहाल इक्की और स्टेला साथ में बैठे होते हैं और माहौल बनता देख स्टेला उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही होती है कि तभी शिजुको और एलिस अपनी टांग अड़ा देते हैं। पता नहीं भाई ये बेचारे लोग कभी कुछ ढंग से कर भी पाएंगे या नहीं। और इसी के साथ पार्ट 1 यही एंड होता है। चिंता ना करो, अभी एनीमे खत्म नहीं हुआ, पार्ट 2 बहुत जल्द आ जाएगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के ऊपर 500 कमेंट्स करने होंगे।